जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार जीके का अगला भाग करेंगे। एक सीरीज के रूप में चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को इम्तियाज अहमद की किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जिसका जहाँ जरूरी है वहाँ व्याख्या भी करने का। तो ये आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जो बीपीएससी या सीडीपीओ की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार में ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो ली जा रही है जिसमें बिहार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वैसे एग्जाम के लिए ये सीरीज मेरा हेल्पफुल होगा, तो आप इसको कंटिन्यू करिएगा। तो आज हम लोग जो करेंगे वो है पूर्व ऐतिहासिक बिहार, पूर्व काल में बिहार। तो ये जो चैप्टर है इसके पहले मैंने जो कराया था उसमें आपको मैंने बताया था कि बिहार की जानकारी के कौन कौन स्रोत है, कहाँ कहाँ से हम लोगों को बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन आज की क्लास में पूर्व ऐतिहासिक काल में बिहार में आप जानेंगे पूरा पाषाण काल में बिहार, मध्य पाषाण काल के समय में बिहार, फिर ये नव पाषाण काल के समय में बिहार, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे आर्य ये हड़प्पा संस्कृति थी उस समय में, फिर आर्यों की जो आर्य जो उनका आगमन हुआ तो वो किस तरीके से हुआ। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ सकते हैं, तो उन्हीं सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले कुछ जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए। एक नया बैच स्टार्ट हुआ है और ये 28 जुलाई 2021 से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये बैच जो है वो चलेगा 15 मार्च 2022 तक, और ये इस 8 महीने का ये बैच है और हिंदी में ये बैचेस चल रहे हैं। लेकिन आपको बेस्ट फैकल्टी का यहाँ पर साथ मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो भारत के बेस्ट एडुकेटर का साथ जुड़ते हैं, तो बेस्ट फैकल्टी का साथ मिल रहा है। और ये जो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे जो प्लस वाला होगा तो इसकी क्या क्या खूबियां हैं तो मैं आपको बता दूं। इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कहीं भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं। फिर इसमें आप अपने एडुकेटर के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। फिर लाइव पोल के भी आंसर आपको मिलते हैं, फिर आपको डाउट्स भी यहाँ सारे क्लियर होते हैं। लाइव टेस्ट भी होता है, क्विज भी होता है, और पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिलते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए हैं। तो इस रीजन से आप इस बैचेस को ले सकते हैं। और अगर आप इस बैचेस को लेते हैं तो मेरा ये जो रेफरल कोड है जो कि अनअकैडमी पे इसको जनरेट किया गया है, रेफरल कोड है SMA10, यानी कि SMA10। इसको यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आपको ऑफ मिलता है 10% का जब आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करते हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल मैं शेयर कर दूंगी। तो ये मुझे आपको जानकारी देनी थी थोड़ी सी। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास पे चलते हैं। क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। ये पूर्व ऐतिहासिक बिहार से ये प्रश्न है, और प्रश्न है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होने का अनुमान कौन सा है। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होने का जो अनुमान है वो 40,000 ईसा पूर्व है। 40,000 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत के इतिहास विषय को जब आप पढ़ते हैं तो उसके अलग अलग कालक्रम हैं। जैसे कि एक सब 3 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को, क्योंकि उस समय में पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, तो उसको 3 भागों में बांटा गया। जब पत्थरों के एक भाग में बांटा जो गया, तो सबसे पहला वाला जो भाग था उसमें पत्थर जो थे वो जो औजार बनते थे, हथियार बनते थे, वो बेडौल होते थे, बहुत उबड़ खाबड़ खुरदड़े होते थे, मोटे होते थे, बड़े होते थे। तो इस तरीके के हथियार जो मिले वो एकदम आरंभिक यानी पूरा पाषाण काल के थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया तो थोड़े से औजार जो थे वो तीक्ष्ण होने लगे और उसमें हैंडल भी बनने लगा था। और जब नव पाषाण काल आया तो हथियार जो थे या जो औजार बन रहे थे, वो और भी बारीक और तीक्ष्ण होने लगे और ज्यादा मतलब वो वर्क करते थे, और फिर उसमें पॉलिश भी चढ़ जाती थी। तो ये इस तरीके से परिवर्तन हुआ। क्योंकि औजार जो थे इसके परिवर्तन जो मतलब पत्थरों से बने हुए औजारों में परिवर्तन आ रहा था, तो इस आधार पे 3 भागों में काल का निर्धारण किया। एक तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो आपको इस चीज को मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी में अनअकैडमी की क्लास में मैंने बताया बहुत अच्छे से डिटेल में, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होने का अनुमान जो है वो 40,000 ईसा पूर्व हुआ। और देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसकी मतलब शुरुआती वर्ष जो है वो आपको दिखेंगे अलग अलग, क्योंकि एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो और अगला प्रश्न है, ये तो एक प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में क्या प्राप्त हुआ है।
तो कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के? तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है कुल्हाड़ियों के फलक, दूसरा ऑप्शन है चाकू एवं खुरपी, तीसरा ऑप्शन है मृद भांड। तो इसमें से कौन से अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं जो पूर्व ऐतिहासिक काल के हैं? तो ये 1 और 2 और 3 है, ये तीनों जो है वो हथियार। यहाँ पे कुल्हाड़ियों के फलक भी प्राप्त हुए हैं जो पूर्व ऐतिहासिक काल के हैं, फिर चाकू और खुरपी भी यहाँ से प्राप्त हुआ है जो पूर्व ऐतिहासिक काल का है, और मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो तीनों ही आंसर सही है, तो ये तीनों ही पूर्व ऐतिहासिक काल के प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो आदि मानव के निवास के जो आरंभिक साक्ष्य मिले हैं बिहार में, वो है मुंगेर और नालंदा में। तो बिहार के मुंगेर और नालंदा में आरंभिक साक्ष्य मिले हैं जो आदि मानव के निवास के हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और बहुत ज़्यादा जानकारियां यहाँ से निकल कर नहीं आती हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा फैक्ट भी मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? युग आपको बताना है, किस युग के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं बिहार में आदि मानव के, किस जगह से मिले हैं? तो मुंगेर और नालंदा, याद रखिएगा, मुंगेर और नालंदा से ये आरंभिक साक्ष्य मिले हैं आदि मानव के, लेकिन वो किस काल के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के हैं, मतलब कि पूर्व पाषाण काल के अवशेष हैं जो आदि मानव के पूर्व प्रस्तर युग, पूर्व पाषाण काल के। जैसे मैंने आपको बताया 3 भागों में बांटा गया था, जो औजार बनाए जा रहे थे पत्थरों के, उसके आधार पे कौन कौन सा? तो पूर्व पाषाण काल, वही पूर्व पाषाण काल का यहाँ वर्णन किया गया है, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर रहिएगा। तो बिहार में आदि मानव की उपस्थिति थी, तो इसके बारे में हम लोगों को जानकारी पूर्व प्रस्तर युग की मिली हुई है, उसके उस समय के साक्ष्य मिले हैं बिहार के। कहाँ से? तो ये चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में चिरांद एवं चेचर, तो बिहार का जो ये चिरांद क्षेत्र है जिसका चर्चा यहाँ पर किया जा रहा है, तो याद रखिएगा वो किस क्षेत्र में आता है? तो वो सारण में आता है। चिरांद जो है वो सारण में है, और सारण जो प्रमंडल है उसमें 3 भाग हैं, गोपालगंज, छपरा और सिवान। तो ये सारण में आता है चिरांद, और चेचर आता है वैशाली में। तो चेचर और चिरांद, आपको ये नाम हमेशा आपको याद करना पड़ेगा, और ये आपको हमेशा ये नाम आगे आपको मिलेगा भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है आरंभिक प्राचीन बिहार के इतिहास के लिए। ये नाम चिरांद जो कहाँ था? सारण में, और चेचर जो था वैशाली में। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है बिहार में चिरांद और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन से युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो ये है नव प्रस्तर युग, यानी कि नव पाषाण काल। नव पाषाण काल ये तीसरी स्थिति थी। हथियार जो उस समय में औजार बन रहे थे पत्थरों के, तो इस समय के औजार कैसे होते थे? तो बहुत तीक्ष्ण होते थे, नुकीले होते थे, और ये बहुत सुडौल होते थे पिछले जो काल के जो औजार होते थे उससे। और इस पे पॉलिश भी, इसकी खासियत ये थी कि इस पे पॉलिश भी लगा रहता था। तो इस पे नव प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो चिरांद और चेचर से। चिरांद कहाँ है? सारण में, और चेचर कहाँ है? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरणों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ताम्र पाषाण काल के परवर्ती, मतलब ढलते हुए चरण के अवशेष प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो ये मिले हैं चिरांद, चेचर और सोनपुर और मनेर से। कहाँ से? तो चिरांद जो कि कहाँ पे है? सारण में। चेचर कहाँ है? वैशाली में। सोनपुर भी वैशाली में, और मनेर कहाँ पर है? तो ये पटना में है। तो इन सभी जगहों से ताम्र प्रस्तर युग, देखिए नव पाषाण काल नहीं बात हो रही, यहाँ ताम्र प्रस्तर युग नव पाषाण काल के बाद की बात हो रही है। इस समय में तांबा जो था वो उसकी मतलब उसका आविष्कार हो गया था। अगर कहीं मुझे बोलने में मिस्टेक हुआ हो, मैंने ताम्र प्रस्तर युग को नव पाषाण काल बोल दिया हो, तो माफी चाहूंगी। इस काल में क्या हुआ था? इस समय में तांबे की खोज हो गई थी। अब तांबे से जो है वो तरह तरह के सामान बनाए जा रहे थे, अलग अलग तरह की वस्तुएं जो थी वो तांबे से बनाई जा रही थी। तो इस काल को तुरंत नव पाषाण काल के समय का ही ये घटना है। उसी समय में तांबे का जो
आविष्कार हो गया, खोज हो गया, तो ताम्र परस्तर युग कहा गया। तो ताम्र परस्तर युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये चिरांद, चेचर और सोनपुर और मनेर से मिले हैं। तो इस समय में तांबे की खोज हो गई थी। और आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आंसर जरूर कीजिएगा कि लोहे की खोज कब हुई थी। ठीक है, लोहे की खोज कब हुई थी, ये आंसर आप बताइए, आप कमेंट करके कि किस समय में लोहे की खोज हुई थी। अब हम लोग एक भाग हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग महाजनपद पर आते हैं। ये इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। महाजनपद नहीं, महाजनपद से पहले भी एक टॉपिक है, चलिए हम लोग उसको करते हैं। ऐतिहासिक काल का आरंभ। तो बिहार में ऐतिहासिक काल का आरंभ किस तरीके से हुआ था, और यहाँ से चूंकि आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो मैं ऑब्जेक्टिव ही बता रही हूँ। इसको डिटेल में भी मैं बता सकती हूँ, और मैंने इसके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो मैं क्लासेस को अरेंज कर दूंगी, बहुत सारे मेरे क्लास है जो अभी अरेंज नहीं है। एक दिन मुझे फुर्सत में बैठना है और ये सारे क्लासेस अरेंज करने हैं, तो फिर आपको इस इतिहास के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। और उसमें मैंने ये बताया हुआ है ऐतिहासिक काल का आरंभ किस तरीके से हुआ बिहार में। बिहार का इतिहास जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, आपके प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन का अनुमान कब का है, कब आए थे? देखें, आर्य जो थे वो बिहार में कब आए थे। तो आर्यों का आगमन का अनुमान कब लगाया जाता है कि कब आए होंगे आर्य, और आर्य कौन होते थे? तो वेदों के रचयिता आर्य को कहा जाता था। और ऋग्वेद जो वेदों की रचना जो हुई थी, तो उसमें उसका एक अलग ही चैप्टर है ऋग्वेदिक काल, जो मैंने आपको 6th क्लास एनसीईआरटी में पढ़ाया है। तो ऋग्वेदिक काल जो था, जिस समय में वेदों की रचनाएं होनी शुरू हुई थी, तो उस समय में आर्य जो थे उन्होंने इसकी रचनाएं रची थी। और उनका आगमन बिहार में कब हुआ, इसका अनुमान कब का लगाया जाता है? तो ये समय था उत्तर वैदिक काल का। जब उत्तर वैदिक काल आया उस समय में बिहार में आगमन हुआ। ये समय था लगभग 800 ईसा पूर्व का। 800 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ। और कब? तो पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ। तो देखिए पश्चिम से आर्य जो थे वो पूर्वी भारत में आए। तो पूर्वी भारत में जब इनका आगमन हो रहा था, तो बिहार में कब आए थे? तो ये लगभग 800 ईसा पूर्व में, और ये समय था उत्तर वैदिक काल का। तो जो हमारे बिहार के उत्तर में विदेह का जो क्षेत्र पड़ता है, जो तिरहुत अभी उसमें अभी तिरहुत में आता है विदेह का क्षेत्र, तो वहां पर आगमन हुआ था इनका आर्यों का सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था कौन सा? क्यों आर्यों का विस्तार हुआ था इधर, मतलब पश्चिम भारत से पूर्व भारत में आर्य क्यों आए, इसका क्या रीजन था? तो आपसे यहाँ रीजन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए पश्चिमी भारत से पूर्व भारत में आर्य क्यों आए, इसका कारण क्या है? तो देखिए आप सभी को पता है कि जो अभी हम लोगों का जो अविभाजित बिहार था, जब झारखंड से जब बिहार लगा हुआ था, तो यहाँ पे लोहे की बहुत ज्यादा प्रचुरता थी। और लोहे का उस समय में खोज हो रहा था, खोज हो गया था, और लोहे का प्रयोग किया जा रहा था। जिस तरीके से पहले तांबे का प्रयोग हो रहा था अलग अलग सामान को बनाने में, अब लोहे का भी प्रयोग होना शुरू हो गया था। और लोहे का जब आविष्कार हुआ और लोहे की प्राप्ति का ये क्षेत्र था, तो अब आर्य जो थे अब लोहे की खोज में इधर आना शुरू कर दिए। तो लोहे का जो आविष्कार हुआ, ये बहुत ज्यादा लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर आर्यों का विस्तार का एक बहुत बड़ा रीजन बना था, क्योंकि लोहे से अब पेड़ों को काटना आसान हो गया था। हल में लोहे के फाल लगाए जा रहे थे, तो उससे जुताई करनी आसान हो गई थी। तो कृषि का कार्य जो था वो सुगम बन रहा था। तो इस लोहे के बहुत सारे उपयोग हो रहे थे, और इसी कारण से इनका जो विस्तार हो रहा था वो पश्चिम से पूरब की ओर हो रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय में बिहार के मुख्य राजा कौन थे? मतलब हम लोग सुने हैं इन चीजों को, कहानियों में सुने हैं। तो उसके अनुसार महाभारत जब युद्ध हुआ, तो उस समय में बिहार के मुख्य राजा कौन थे? तो ए और बी थे। मगध था। मुख्य राज्य कौन सा था? राज्य यहाँ पूछा जा रहा, राजा नहीं, कौन सा राज्य था? तो मगध तथा विविधेय और अंग तथा लिच्छवी, ये मुख्य जगह थे जिसका वर्णन महाभारत के युद्ध में किया गया है। और
अगला प्रश्न है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा उनके निवास के साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। तो विदेह का कौन सा, मतलब वेद के किस ग्रंथ में, वेद के किस ग्रंथ में, माफ कीजिएगा, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य से आर्यों के आगमन और उनके निवास का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अब क्या इसमें मिलता है, देखिए शतपथ ब्राह्मण से हम लोगों को पता चलता है कि आर्यों का आगमन जब बिहार में हुआ, तो देखिए बिहार ये उत्तरी बिहार था, तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हुआ, ये जगह था विदेह, यहाँ पर विदेह था जो अभी वर्तमान में तिरहुत है। तो यहाँ पर आर्य जो थे वो आए और यहाँ पर निवास किए, और इसकी जानकारी हम लोगों को देखिए अलग अलग स्रोतों से पता चलती है, इतिहास के बारे में जानकारी, और उसी स्रोत में ये जो वेद, ये जो शतपथ ब्राह्मण है जो कि ग्रंथ है, तो इस शतपथ ब्राह्मण से हम लोग को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, और इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि आर्यों का आगमन बिहार में कब हुआ, किस तरीके से हुआ, और उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लगभग 800 ईसा पूर्व पहले आर्यों का आगमन हुआ बिहार में। किस जगह आ रहे थे ये भी मैंने आपको बताया, विदेह जो कि अभी का तिरहुत है और बिहार के उत्तर में पड़ता है। लेकिन दक्षिण में जहां पर मगध का क्षेत्र था, तो क्या वहां पर आगमन हो रहा था या नहीं हो रहा था, अब हम लोग आगे जानेंगे। देखिए बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था, मतलब वो आर्यावर्त में नहीं आता था। बिहार का कौन सा जगह था जो आर्यावर्त में नहीं आता था? अनार्य जाति के लोग का आवास स्थल ये रहा था, तो वो आर्यावर्त में शामिल नहीं था, मतलब आर्यों का वो क्षेत्र नहीं था, और वहां पर अनार्य लोग जो थे वो रह रहे थे। तो ये कौन से थे? ये जगह था मगध का। मगध काफी वर्षों तक वो अछूता था ये आर्यों से। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? तो ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र जो था बिहार में उपनिषद का, तो ये था विदेह, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आर्य जब आए, तो जब आर्यों का आगमन हुआ तो यहाँ पर ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का ये महान केंद्र बना। उपनिषद का काल था ये उस समय में। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता है? तो अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किया जाता है मगध के लोगों के लिए। और अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन भी मिलता है। और देखिए एक चीज और मैं बताती हूँ, सूक्त क्या होता है? तो ये सूक्त होता है जो देवी देवताओं की स्तुति में रची गई जो प्रार्थनाएं हैं जो वेदों में रची गई हैं उसको सूक्त कहते हैं। तो जो अथर्ववेद है उसके एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिला है, और ये शब्द है व्रात्य। मगध को क्या कहा गया है? व्रात्य। तो ये आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था? तो ये हो जाएगा विदेह। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि ये उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ, और कहाँ पर हुआ? तो ये विदेह का क्षेत्र था, वहां पर हुआ। तो ये विदेह जो था वो महत्वपूर्ण राज्य था उत्तर वैदिक काल का, क्योंकि उस समय में अनार्य जो थे वो इधर मगध में रह रहे थे, आर्यों का आगमन नहीं हुआ था, आर्यावर्त के वो क्षेत्र में नहीं आते थे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले हम लोगों को शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में। तो ये चीज हो गया क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला अध्याय जो है हम लोग कल की क्लास में करेंगे, और इसी तरीके से ये सीरीज जो है वो चलते रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।